आज के पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, जिसके दूसरे भाग पर हम विचार करेंगे। और दो बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। आगे जब वो मटर के खेत में खा रहे थे, वहाँ पर उनकी मुठभेड़ होती है सांड से। तब हीरा कहता है, अरे ये क्या, कोई सांड डोंगता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू और विनती ना सुनेगा, भाग क्यों न चलें। तब दूसरे ने कहा, भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो, जल्दी सोचो। तब उन्होंने कहा कि उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ और तुम पीछे से रगेदो। दोहरी जब मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। अब तो सांड के साथ मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर के सांड की तरफ लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर वह झपटा, तो क्या देखता है कि मोती ने भी उसे पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। अब तो भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा दे, पर वे दोनों भी बड़े उस्ताद थे, उसे वह अवसर ही न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो फिर हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। अब दोनों ने जाकर कहीं उसे छोड़। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। उसने कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचेंगे। ये सोचकर दोनों मित्र पहुंचे हरे हरे मटर के खेत में। सामने हरा हरा मटर का खेत था। मोती तो उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा मोती को, लेकिन मोती ने उसकी एक न सुनी। अभी बस 2 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को उन्होंने घेर लिया। हीरा तो बस मेड़ पर खड़ा था, सो वो निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए खेत में था और उसके जो खुर कीचड़ में धंसने लगे थे। न वो भाग सका। अंततः वह पकड़ा गया और हीरा ने देखा कि उसका साथी यानी उसका संगी संकट में है, तो वो भी लौट आया। उसने सोचा
फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब क्योंकि वो पहले से ही भूखे थे तो खाने के दर्शन तो उनको हो नहीं रहे थे। दोनों मित्रों ने को जीवन में शायद पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नसीब न हुआ। समझ में ही नहीं आता था कि भला ये कैसा स्वामी है। ये उसके बारे में बोल रहे थे जो उनको पकड़ के लेके गए थे। तो हीरा और मोती इस सोच में थे कि भला ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया अच्छा था। गया अर्थात झूरी का भाई। यहाँ उन्होंने देखा कि कांजी हाउस में कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की भांति पड़े हुए थे जहां तहां, और सब के सब बड़े कमजोर दिख रहे थे। लेकिन भूख तो लग रही थी। क्या किया जाए? तो उन्होंने कांजी हाउस के दीवार पर जो नमकीन मिट्टी चिपकी हुई थी उसे चाटनी शुरू कर दी। लेकिन भला उस मिट्टी के चाटने से क्या तृप्ति होगी? क्या भूख मिटेगी? खाने का तो एक अनाज का दाना न मिला। रात को भी जब उनको भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। हीरा बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मुझे तो मालूम होता है कि अब प्राण ही निकल रहे हैं। दूसरे ने कहा, बस इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ें। दूसरे ने कहा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते और पकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। उसी समय उन लोगों ने कोशिश की कि दीवार को तोड़ दिया जाए, क्योंकि बाड़े की दीवार कच्ची थी और हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में उसने गड़ा दिए और उसे गिराने की चेष्टा करने लगा। उसी समय क्या होता है कि कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुंचता है, और जब देखता है सामने का नज़ारा तो फिर उसे ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती और वो हीरा को कई डंडे रसीद करता है और फिर उसे मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती कहता है, पड़े पड़े आखिर मार खाई, क्या मिला? उस दूसरे ने कहा, अपने बूते पर जोर से तो मार दिया ना। तो दूसरे ने कहा, ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप बंधन में ही पड़ जाएं? तो दूसरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाएं। तब दूसरे ने कहा कि जान से तो अब हाथ धोना पड़ेगा। तब उसने कहा, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ पर बंद हैं, किसी के देह में लगता है जान ही नहीं है। 2-4 दिन और अगर इसी हाल में रहे तो बस सबके सब मर जाएंगे। तब दूसरे ने कहा, हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। आखिरकार दोनों जोर लगाने लगे और आखिर कोई 2 घंटे की जोर और आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का जब लगाया तो पूरी आधी की दीवार, आधी से ज्यादा दीवार नीचे गिर पड़ी। अब जब दीवार कांजी हाउस की टूट पड़ी तो क्या होगा? यदि जानवरों को एक कमरे में रखा जाए और एक दीवार टूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि जानवर का क्या हाल होगा। सब के सब भाग जाएंगे और यही हुआ हमारी कहानी में। दीवार का गिरना ही था कि तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली।
फिर बकरियां भी निकल गई पीछे पीछे और भैंस भी खिसक गए, पर गधे अब भी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे। तो हीरा ने पूछा, अरे तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तब एक गधे ने जवाब दिया, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तब हीरा ने कहा, तो क्या गरज है, अभी तो भागने का अवसर है। तब गधे ने कहा, हमें तो डर लगता है, हम बस यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, लेकिन दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े खड़े बस सोच ही रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो क्या हुआ, क्योंकि रस्सी तो बहुत मोटी थी, जल्दी टूट ना रही थी। तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो मोती की आंखों में ये सुनते ही आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। तो मोती गर्व से बोल रहा है, आज इस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। उसके बाद हीरा और मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकालने लगे। जब सुबह होती है, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची होगी, यह सारा भयानक दृश्य देखकर मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि ये शायद मुझे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और फिर वहां कौन बचा? वहां बचे अंत में हीरा और मोती। तो उन दोनों को मोटी रस्सी में बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पर बंधे पड़े रहे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि अब तो उनसे उठा तक नहीं जाता था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने की आवाज आई और दोपहर होते होते वहां पर 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले जाते हैं कांजी हौज से और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और चले जाते। वे सोचते कि ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा कि अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल लाल थी और उसकी मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और मुंशी जी से वह बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र अंदर से कांप उठे और कई सवाल उनके मन में अचानक जाग उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। तो मोती ने कहा, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? दूसरा कहता है, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो कहते हैं, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। आगे जब नीलाम होने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चल पड़ते हैं, यानी नीलामी उनकी हो जाती है और दड़ियल दोनों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें लेकर निकल जाता है। लेकिन
भय के मारे गिरते पड़ते भाग रहे थे, चल रहे थे दोनों। राह में क्या देखते हैं कि गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आता है। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, अर्थात अपनी मस्ती का मालिक। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं ये सब के सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। उसके बाद दोनों यूं ही चले जा रहे थे कि अचानक उनको ऐसा मालूम हुआ कि ये राह तो परिचित है, अर्थात वो इस रास्ते को पहचानते हैं। इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। गया कौन? गया अर्थात झूरी का भाई। वह बैलों को इन्हीं रास्ते से ले गया था, इसीलिए दोनों बैल वो रास्ता पहचान गए। वही खेत हैं, वही बाग हैं, वही गांव, सारी चीजें वही मिलने लगी। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता जैसे गायब हो गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। तो हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। ये जाने देगा? अरे इसे मैं गिराता हूं। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। और इतना कहना था कि दोनों दौड़कर अपने स्थान पर आए और खड़े हो गए गर्व के साथ। दड़ियल ने भी उनका पीछा किया, वह भी दौड़ता दौड़ता चला आ रहा था। तभी क्या देखता है कि झूरी अपने द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही वह दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली थी। अभी वह अपने मालिक यानी हीरा और मोती दोनों अपने मालिक, अपने स्वामी से मिले ही थे कि अचानक पीछे से दड़ियल आया और दोनों के गले में बंधी हुई रस्सियों को पकड़ लिया। तभी झूरी कहता है, मेरे बैल हैं। तो दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए जाता हूं। तो झूरी कहता है, मैं तो समझा हूं चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। हीरा और मोती जब भागे जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, और जैसे ही उसकी नज़र बैलों पर पड़ती है, दौड़ के आता है और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे और इस तरह से मिलाप करने लगे जैसे कब के बिछड़े मिले हों। एक तो झूरी का हाथ चाट रहा था, अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, और तभी दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी कहता है, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल कहता है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूं। झूरी कहता है, मैं तो समझता हूं चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? आज थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। यह सुनते ही दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी वक्त मोती ने अपने सींग चला दिए। दड़ियल डर के मारे पीछे हटा, भागा
और मोती भी उसके पीछे दौड़ा, यहाँ तक कि उसे गांव के बाहर निकाल कर ही उसने दम लिया, वहीं रुका। दड़ियल दूर खड़ा होकर के धमकियां दिए जा रहा था, गालियां दिए जा रहा था और तो और झुंझलाया हुआ वह पत्थर भी फेंक रहा था। गांव के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तो मोती कहता है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो दूसरे ने कहा, जो गोली मरवा दे तो वो कहता है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान की कोई परवाह ही नहीं, कोई उसे जान समझता ही नहीं, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। अंत में झूरी अपने दोनों प्यारे हीरा और मोती से मिल जाता है। यहाँ पर मिलाप हो जाता है और जरा सी देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया जाता है और फिर दोनों मित्र खाने लगते हैं। झूरी दूर खड़ा होकर सोचता है, अच्छा हुआ ये दोनों लौटकर मेरे पास आ गए, और फिर पास जाकर उन्हें प्यार से सहलाता है और वहीं पर 20 लड़के खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे और सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उत्साह अर्थात उत्साह। उसी समय मालकिन भी आती है और प्यार से दोनों बैलों के माथे चूम लेती है। तो बच्चों, इस प्रकार से इस कहानी का अर्थात 2 बैलों की कथा का अंत होता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।